अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको इस लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 का एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको एक जनरल रूल प्रोवाइड करता है इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के हर प्रोसेस के बारे में। चाहे वो प्रोसेस आपके साथ जो है किसी केमिकल रिएक्शन का हो, चाहे वो प्रोसेस आपके साथ जो है वो आप किसी सड़क पर वॉक कर रहे हैं, चाहे ये वो प्रोसेस हो, चाहे आपके साथ ये प्रोसेस जो है मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, चाहे आपके साथ ये प्रोसेस कोई फूड बनाना हो। इस दुनिया, इस यूनिवर्स के जितने भी डेली लाइफ प्रोसेसेस हैं, फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको ये बताता है कि नेचर इन प्रोसेसेस को अलाउ करता है या नहीं करता, या नेचर अगर किसी प्रोसेस को अलाउ करता है तो उसके आपके साथ क्या क्या कंडीशंस हैं, और अगर नेचर किसी प्रोसेस को अलाउ नहीं करता तो उसके लिए आपके साथ क्या क्या कंडीशंस हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कितना जनरल लॉ है, और ये सिर्फ थर्मोडायनामिक्स के साथ डील नहीं करता, सिर्फ हीट या हीट के ट्रांसफ़र के साथ डील नहीं करता, बल्कि ये आप इस यूनिवर्स के किसी भी प्रोसेस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस लॉ के हेल्प से हम ये देखते हैं कि आपके साथ जो है वो एक प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब अगर एक प्रोसेस आज तक नहीं हुआ इस यूनिवर्स में, एक इवेंट आज तक हमने इस यूनिवर्स में नहीं देखा, तो हम फिर ये स्टडी करते हैं कि क्या ये इवेंट नेचर इसे अलाउ करता है या नहीं करता। तो उस नेचर की अलाउंस के लिए हम उस पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं, और अगर वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सेटिस्फाई कर दे वो इवेंट, तो इसका मतलब नेचर ने उसे 100% इजाज़त दी है कि वो हो सके। मतलब अगर वो आज तक नहीं हुआ तो फ्यूचर में भी उसके होने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि नेचर उसके होने को ब्लॉक नहीं करेगी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, इसको आप लॉ ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, मेरे ख्याल से ये नेचर को हमने हज़ारों सालों से स्टडी किया है, और जो हमारी स्टडी थी नेचर के बारे में, उसको हमने एक लॉ की शक्ल में पेश कर दिया गया है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स, इस लॉ को स्टैटिस्टिकल लॉ कहना चाहिए। मतलब ये अभी तक इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन अभी तक ये अनप्रूव भी नहीं हुई, और इस सेकेंड लॉ पर बहुत से हमारे साथ एप्लीकेशंस आए हुए हैं, फिजिकल एप्लीकेशंस आए हुए हैं। तो इस लॉ का फ्यूचर में भी गलत प्रूव होना वो साबित नहीं है, क्योंकि इस लॉ के हमारे साथ फिजिकल एप्लीकेशंस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप हेडिंग दे दें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, याद रखें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें आपके साथ एक है केल्विन स्टेटमेंट, एक है क्लॉजेस स्टेटमेंट, और एक है जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैज मेनी स्टेटमेंट्स, 3 ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। तो उनमें सबसे पहले हम केल्विन स्टेटमेंट की हेडिंग दे देते हैं। केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ वर्किंग सब्सटेंस to undergo a cyclic process and convert all of the heat energy to work without rejecting any energy to any heat to the low temperature reservoir. Students, ये वो हीट इंजन पर कंडीशन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम 100% इफिशिएंट हीट इंजन कभी भी नहीं बना सकते। स्टूडेंट्स, ये वो स्टेटमेंट है जो आपको कहता है कि आप दुनिया का सबसे इफिशिएंट से इफिशिएंट हीट इंजन बना लो। वो हीट इंजन भी आपके साथ
सराउंडिंग को कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड करेगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को वो कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड करेगा, और आप 100% इफिशिएंट हीट इंजन नहीं बना सकते, या आप एक ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते हैं जो थर्मल पोल्यूशन से फ्री हो, जो एटमॉस्फेयर को हीट एनर्जी प्रोवाइड ना करें। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। आपको इसमें हम इस स्टेटमेंट को हमने बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर भी आप उसे एक्सप्लेनेशन देख लें कि द नेचर अलाउज अस टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क but with one condition. And what is that condition? That is we have to reject some of the heat again to the nature, and the nature does not allow us to construct a heat engine to convert all of its heat energy to work. मतलब आप इसको नेचर का एक उसूल समझें कि नेचर हमें हीट इंजन के जरिए हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की इजाजत देती है, लेकिन वो एक रिस्ट्रिक्शन भी साथ में लगा देती है कि आप टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपने इसका कुछ हिस्सा जो है दोबारा नेचर को डोनेट करना होता है। सो दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर is formulated in Kilwan statement. According to this statement, the heat flow is important. So Kilwan statement suggests that there should be heat source and heat sink to ensure the heat flow. ये जो स्टूडेंट्स हमने जो हीट इंजन कंस्ट्रक्ट किया था, उसमें जो हमारे साथ हीट फ्लो के लिए ज़रूरी चीज़ें थी, वो एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर था और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर था। और हीट फ्लो के लिए ये ज़रूरी है कि आपके साथ टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो सके। और ये स्टेटमेंट हमें ये सजेस्ट करता है कि अगर आपने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो उससे पहले आपने उस हीट को फ्लो कराना है, और हीट को फ्लो कराने के लिए आपके साथ हीट इंजन में हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी होना चाहिए और आपके साथ लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्लॉज स्टेटमेंट की तरफ। क्लॉज स्टेटमेंट जो है ये हमारे साथ इस दुनिया में जितने भी कूलिंग एलिमेंट्स हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो एसी है, चाहे वो स्प्लिट है, चाहे वो फ्रिज है, तो जितने भी हमारे साथ कूलिंग यूनिट्स हैं वो सब स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट पे काम करते हैं, क्लॉज स्टेटमेंट पे। और क्लॉज स्टेटमेंट आपको ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस that takes heat from low temperature reservoir and gives it to high temperature reservoir without the expenditure of our energy and work. Students, heat का जो नेचुरल फ्लो है, जो हीट नेचुरल फ्लो करती है अपनी मर्जी से, वो हमेशा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ करती है, या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ करती है। लेकिन जो आपके साथ रेफ्रिजरेटर का एक्शन है, या फ्रिज का एक्शन है, या एसी का एक्शन है, उनका एक्शन अगेंस्ट द नेचर है। वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट उठाती है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट प्रोवाइड कर देती है। स्टूडेंट्स, ये जो हीट का फ्लो है ये अगेंस्ट द पोटेंशियल है और ये अगेंस्ट द नेचर है। लेकिन नेचर आपको ये इजाजत देती है कि आप हीट को मेरे खिलाफ भी फ्लो करा सकते हैं। आप हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको अपनी एनर्जी यूज करनी होगी और आपको वर्क करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, जितने भी कूलिंग यूनिट्स हैं, इसमें वर्क कौन करता है? इसमें वर्क वो कंप्रेसर करता है जो हीट को अगेंस्ट द नेचर फ्लो कराता है, और वो कंप्रेसर उस पर वर्क करता है। और उस कंप्रेसर में स्टूडेंट्स वर्क करने की सलाहियत इसलिए मौजूद है क्योंकि हमने उस कंप्रेसर को इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की होती है। वो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बुनियाद पर वर्क करता है और आपके साथ उसकी वजह से हीट जो है वो अगेंस्ट द नेचर फ्लो करती है। स्टूडेंट्स, जिस तरह हम किसी बॉडी को रिलीज कर दें तो वो ड्यू टू द नेचुरल फिनोमेना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, हाई हाइट से लो हाइट की तरफ जाता है। लेकिन आप इसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं, आप किसी बॉडी को लो हाइट से हाई हाइट तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके लिए ज़रूरी बात है आपको वर्क करना पड़ेगा। ये बातें आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में पहले से पता है।
तो इसी तरह क्लॉज स्टेटमेंट भी वही बात आपको कर रहा है कि हीट को अगर आप अगेंस्ट द नेचर ले जाना चाहते हैं तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। Heat energies always flow from high temperature to low temperature. It is a natural flow of heat, but nature can allow the heat to move in the opposite direction if nature is forced. ठीक है, अगर हम नेचर को फोर्स करें तो वो फिर अपने अपोजिट डायरेक्शन में भी हीट फ्लो को अलाउ करता है। लेकिन हम नेचर को कैसे फोर्स करेंगे, हमें अपनी एनर्जी यूज करनी होगी। ठीक है, तो बाय यूजिंग आवर if nature is forced to do so by using external energy and work. So this statement is the main working principle for all the cooling devices as refrigerator, AC and deep freezers, because of the work done by the compressor at the cost of electrical energy, heat is moved against its natural flow. ठीक है स्टूडेंट्स, से स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि ये लॉ सिर्फ जो है ये हीट के लिए नहीं है, ये हीट सिस्टम्स के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया के हर सिस्टम के लिए है और ये एक जनरल लॉ है। तो वो इस जनरल स्टेटमेंट में हम वो बात डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो जनरल स्टेटमेंट है वो ये है कि द एम ऑफ every natural process or event or experiment is to increase the entropy of the universe. Students, बहुत ज़बरदस्त नेचुरल स्टेटमेंट है ये कि इस कायनात में हर प्रोसेस का, हर एक्सपेरिमेंट का और हर इवेंट का मकसद जो है वो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स को इंक्रीज करना है। एंट्रोपी की तरफ अभी हम बढ़ते हैं कि एंट्रोपी क्या चीज़ है। फिलहाल इस लॉ को समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, तो केमिस्ट्री के तो इसके अपने रूल्स हैं। हमें देखना होता है कि क्या आपके साथ फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइडेड है या नहीं है, और क्या आपके साथ जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करने से उनकी वैलेंसीज जो हैं और उनकी टेंडेंसीज पूरी हो सकती हैं या नहीं हो सकती। केमिस्ट्री के इतने अपने रीजंस हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के जरिए हम ये देखेंगे कि क्या इस एक्सपेरिमेंट से यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। अगर इस एक्सपेरिमेंट से यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो यूनिवर्स इस एक्सपेरिमेंट पर कोई ब्लॉक नहीं लगाएगा, यूनिवर्स इस एक्सपेरिमेंट को अपोज नहीं करेगा, यूनिवर्स इस एक्सपेरिमेंट को अलाउ करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं एक फैन को ऑन कर सकता हूं या नहीं हो कर सकता, तो अगर फैन को ऑन करने से आपके साथ यूनिवर्स की यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स फैन के ऑन होने को आपके साथ रेजिस्ट नहीं करेगा। यूनिवर्स फैन के ऑन होने को आपके साथ वो उसे ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये स्टूडेंट्स वो जनरल जो है बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दिस लॉ इज अ जनरल लॉ। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं जो अभी बातें कर रहा हूं जो रिकॉर्ड हो रही हैं, आपके कान इस बातों को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस बातों को सुनना चाहते हैं, अगर इस इवेंट से, अगर इस एक्सपेरिमेंट से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है तो यूनिवर्स आपको इन बातों के सुनने में जो है कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी, ये उसे ब्लॉक नहीं करेगी, यूनिवर्स इसे अलाउ करेगी कि आप ये बातें सुन सकें। ठीक है, तो ये वो जनरल स्टेटमेंट है जो आप इस यूनिवर्स के किसी भी इवेंट पर, किसी भी एक्सपेरिमेंट पर और किसी भी प्रोसेस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसको जनरली समझने के लिए याद रखें कि यूनिवर्स हर उस प्रोसेस की इजाज़त देती है जिससे उस यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाए, और हर उस प्रोसेस की इजाज़त ये नहीं देती जिससे उस प्रोसेस की एंट्रोपी आपके साथ कम हो सके। ठीक है,
तो यूनिवर्स की एंट्रोपी को अगर आपने फाइंड करना है तो आपने जो है सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी दोनों को आपस में प्लस करना है, और हमने देखना है कि हर एक्सपेरिमेंट से ये एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब आपके साथ जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन जीरो आंसर आपका उसका आना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी जरा एंट्रोपी को समझते हैं कि एंट्रोपी क्या चीज है। Entropy is defined as the disturbance of a system due to its heat or internal energy. Entropy क्या है? किसी सिस्टम की डिस्टर्बेंस है जो उसकी हीट की वजह से हो या उसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से हो। स्टूडेंट्स, एंट्रोपी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंट्रोपी असल में दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किसी बॉडी के साथ हीट कितना है और वो हीट उस बॉडी के साथ किस टेम्परेचर पे है। सो द रेशियो ऑफ हीट इनसाइड अ बॉडी टू द इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और अगर आप चेंज इन एंट्रोपी की बात करना चाहते हैं तो फिर आप चेंज इन एंट्रोपी के साथ फिर आप हीट को रिप्रेजेंट नहीं करोगे बल्कि हीट फ्लो को रिप्रेजेंट करोगे। चेंज इन एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ हीट फ्लो ऑफ अ बॉडी टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसमें ये जो इक्वेशंस हैं इनके सिंबल्स यहाँ पे एक्सप्लेन हो गए हैं। H एंट्रोपी है, Q जो है वो हीट प्रेजेंट है इन जाउल्स, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन केल्विन, डेल्टा H जो है वो चेंज इन एंट्रोपी है, और डेल्टा Q आपके साथ हीट का फ्लो है फ्रॉम हायर टू लोअर। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है ये इसमें आपके साथ दो चीजें हैं, तो इसका मतलब एंट्रोपी दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज आपके साथ ये है कि हाउ मच हीट इज प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, और दूसरी चीज ये है कि एट विच टेम्परेचर दैट हीट इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द हीट प्रेजेंट इन अ बॉडी पर यूनिट टेम्परेचर, H इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। स्टूडेंट, एंट्रोपी आपके साथ एक स्टेट वेरिएबल है, और एंट्रोपी आपके साथ पाथ पर डिपेंड नहीं करती बल्कि उस गैस के या उस सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करती है, ठीक है। और आपके साथ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। ये हम पूरे यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे बल्कि एक खास सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक खास सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है। यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन सिस्टम्स की, इंडिविजुअल बॉडीज की एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहते हैं कि इंडिविजुअल एनर्जीज कांस्टेंट नहीं है लेकिन सम ऑफ एनर्जीज जो है वो फिर कांस्टेंट है। या फिर जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहते हैं कि इंडिविजुअल मोमेंटम्स वो हो सकता है कि चेंज हो, लेकिन आपके साथ द सम ऑफ मोमेंटम्स इज ऑलवेज कांस्टेंट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो इसी तरह इंडिविजुअल एंट्रोपीज इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स वो हमेशा इंक्रीज होगी। स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ फॉर्मूला है ये चेंज इन एंट्रोपी का, इसमें अगर आपके साथ बॉडी से हीट निकलती है तो हम उस हीट को जो है, ये इसके साइन कन्वेंशंस हैं, अगर आपके साथ डेल्टा H पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हीट एंटर्स द बॉडी, और अगर आपके साथ डेल्टा H नेगेटिव होगा तो इसका मतलब होगा कि हीट लीव्स द बॉडी। तो हीट लीव्स द बॉडी, डेल्टा Q को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और हीट एंटर्स द बॉडी, डेल्टा Q को हम फिर पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं और उसके लिए चेक करते हैं कि क्या वाकई एंट्रोपी हमारे साथ हमेशा इंक्रीज करती है या नहीं, ये डिक्रीज करती है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज कभी भी ये नहीं करती। इसको जरा एक स्टेटमेंट के जरिए, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए चेक करते हैं। कंसिडर अ बॉडी ए एट टेम्परेचर T1, कंसिडर्ड ये बॉडी जो है T1 ये हमारा सिस्टम है, और इसके अलावा जो कुछ भी मौजूद है
वो हमारी सराउंडिंग है। लेट्स सपोज जो कुछ भी मौजूद है उसको हमने बॉडी 2 का नाम दे दिया, बॉडी बी का नाम दिया है, तो बॉडी ए हमारा सिस्टम हो गया और बॉडी बी हमारा सराउंडिंग हो गया। और हमने कंसिडर किया है कि बॉडी ए हमारा सिस्टम हाई टेम्परेचर पे है और हमारे बॉडी के अलावा जो कुछ भी है इस पूरे यूनिवर्स में वो सारा लो टेम्परेचर पे है, मतलब कंसिडर दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। तो अब क्या होगा, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब बॉडी ए से हीट निकलेगी तो बॉडी ए की डिस्टरबेंस या उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, और जब सराउंडिंग को या बॉडी बी को हीट मिलेगी तो उसकी डिस्टरबेंस और उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बॉडी ए से कितनी हीट निकली है डेल्टा क्यू, और उसका टेम्परेचर कितना है T1। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बॉडी ए इज माइनस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई T1। माइनस इसलिए क्योंकि इससे हीट निकली है और क्योंकि इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। और अगर आपने चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बॉडी बी फाइंड करना है तो उसको कितनी हीट मिली, उसको डेल्टा क्यू हीट मिली, लेकिन उसका टेम्परेचर T1 नहीं था, उसका टेम्परेचर T2 था। स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देखें कि सिस्टम की एंट्रोपी आपके साथ डिक्रीज हो गई है और सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। तो लेकिन हमने तो यूनिवर्स की एंट्रोपी फाइंड करनी है। यूनिवर्स की एंट्रोपी के लिए आप क्या करते हो, सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी को प्लस करते हो। तो आपके साथ ये आपने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अभी देखें, एक नंबर आपके साथ नेगेटिव है, दूसरा नंबर आपके साथ पॉजिटिव है। अभी इसकी एडिशन से क्या रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स, आपके साथ T1 हमें पता है इज ग्रेटर देन T2। अगर T1 T2 से ग्रेटर है इसका मतलब नेगेटिव नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है पॉजिटिव नंबर के डिनोमिनेटर से। इसका मतलब ओवरऑल जब आप ये डिवीजन कर लेंगे तो द पॉजिटिव नंबर वुड बी ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 से ग्रेटर आपके साथ आएगा। ठीक है, तो इससे साबित हुआ कि जो भी एक्सपेरिमेंट होती है उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होती है। स्टूडेंट्स, इस एंट्रोपी को हम टाइम एरो भी कहते हैं, और इस पे हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, उसको आप वहां पे देख सकते हैं। एंट्रोपी इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड टाइम एरो। दिस मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ एंट्रोपी the direction of increase in entropy and the direction of time are both same। स्टूडेंट्स, अगर आप एंट्रोपी को देखें तो यूनिवर्स की एंट्रोपी पास्ट से फ्यूचर की तरफ इंक्रीज हो रही है और टाइम भी पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहा है। तो इसलिए इन दोनों की डायरेक्शंस हमारे साथ सेम होती है। एंट्रोपी को हम टाइम एरो कहते हैं, टाइम को हम एंट्रोपी एरो कहते हैं। ये एक दूसरे की डायरेक्शन को जस्टिफाई करते हैं या ये एक दूसरे की डायरेक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि एंट्रोपी किस तरफ जा रही है तो हम कहेंगे जिस तरफ टाइम जा रहा है। अगर हमसे कोई पूछे कि टाइम किस तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे कि जिस तरफ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है उस तरफ टाइम भी इंक्रीज होता है। और ये जो एंट्रोपी है ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप टाइम ट्रेवल बैकवर्ड नहीं कर सकते, बैक इन टाइम आप नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप बैक इन टाइम जाना हो तो आपको एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज करना होगी, जो कि सेकंड लॉ के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसका मेरे ख्याल में एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे, जो आपके साथ कार्नोट हीट इंजन और कार्नोट साइकिल पे है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कोई टॉपिक कोई जो है हेडिंग या कोई सीक्वेंस समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम उस चीज़